ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और IT का जो CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं उसके लिए अब क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। अब डे बाय डे क्लास आपको देखने को मिलता रहेगा और आप लोग जितना जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी आपको क्लास देखना है तो आप लोग चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज का जो क्लास है वो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन का छात्र हैं, सेकेंड ईयर का छात्र हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये जितना क्वेश्चन है आप लोग देखते चलिए। ये जितना जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार CBT एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो अपडेट हो आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए ये जो है ये पार्ट 1 है, इसी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेगा, देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख लीजिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये आपके सामने जो है एक DC जनरेटर का यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट दे दिया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पे। और इसका एक X के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो है आपको CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो होता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जनरेटर से मोटर से रिलेटेड ये सबसे ज़्यादातर आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्या जनरेटर से मोटर से ये सब आपको ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेगा। तो ये जितना जो क्वेश्चन है आप लोग याद करते चलिएगा। तो देखिए DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम यहाँ पे पूछ रखा है, ये जो है X के रूप में 4 ऑप्शन दिया गया है। आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेंज या कम्यूटेटर खंड है, कौन है। तो देखिए ये जो आपके सामने X के रूप में दिया गया है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर रेंज, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्या पूछ रखा है, DC जनरेटर का नाम पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे DC जनरेटर का नाम, देखिए ये जो है ये लोड के साथ यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे वाइंडिंग भी है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जनरेटर भी लगा हुआ है। तो ये पूछ रखा है DC जनरेटर का नाम, ये कौन सा DC जनरेटर है। डिफ्रेंशिएशन लॉग शन कंपाउंड है या डिफ्रेंशिएशन लघु शन कंपाउंड है या संचय लंबी लघु शन कंपाउंड है। यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, आप लोग देख लीजिए और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन है। तो देखिए आपको बता दी ये डिफ्रेंशिएशन लॉन्ग शन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लॉन्ग शन कंपाउंड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बता दे, देख लीजिए यहाँ पे DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये पूछ रखा है जो आपका DC जनरेटर में जो प्रेरित EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए वो आप किस नियम का उपयोग करते हो। क्रॉस स्क्रू नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या अगला ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे कौन सा नियम आप लोग उपयोग करते हो DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए, बताइए। तो देखिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम लोग उपयोग करते हैं। क्या? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम DC जनरेटर में प्रेरित EMF। देखिए ये जनरेटर है, आपको बता दें ये जो है एक तरीक होता है जैसे जनरेटर और मोटर। तो देखिए जनरेटर जो है आप ज़्यादातर स्टार्ट करते होंगे दाहिने हाथ से, बल लगाना पड़ता है ज़्यादातर जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। तो एक तरीके से ये आप याद रख सकते हो कि जनरेटर को चलाने के लिए दाहिने हाथ का जो बल है वो ज़्यादातर लगाया जाता है। तो इस नियम का इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मोटर जो है वो जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए एक स्विच ऑन करना होता है तो आप बाएं हाथ से भी ऑन कर सकते हो। तो ये आप याद रखिएगा। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी DC जनरेटर से ही है। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है। देख लीजिए ये एक पोल है, बट इसमें जो X के रूप में चिन्हित भाग का नाम कौन है यहाँ पे दिया गया, इसका नाम पूछ रखा है। ध्रुव की नोक है या ध्रुव की कुंडली है या पोल कोर है। और ऑप्शन अगला है पोल शू है, कौन होगा इसमें आप लोग ज़रूर बताइए राइट आंसर कौन होगा।
तो देखिए ये पोल शू है, क्या है, इसको हम बोलते हैं पोल शू बोलते हैं, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर का जो पार्ट बाई पार्ट नाम है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और वीडियो लाएंगे। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे ये पूछ रखा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मीय या गतिशील या रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे बताइए। जनरेटर और मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो देखिए आपको बता दें कि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए जनरेटर को हम लोग मैकेनिकल पहले देते हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिकल ये कन्वर्ट करती है। जनरेटर क्या करती है, मैकेनिकल लेती है और इलेक्ट्रिकल देती है। और मोटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल उसको चाहिए और वो जो है मैकेनिकल देती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये जो जनरेटर है हम लोग हाथ से घुमाते हैं, पहले उसको जो है मैकेनिकल देते हैं हम लोग, उसके बाद ये जो है ये विद्युत उत्पादन करती है। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अगला है यहाँ पे देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, कॉर्क स्क्रू नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ज्ञात करने के लिए वो आप कौन सा नियम का उपयोग करते हैं, तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। देखिए ये डीसी जनरेटर के भाग है और इसके पार्ट बाई पार्ट आपको नाम जानना होगा। ये जो है डीसी जनरेटर के भाग है, इसके अंदर जो है क्या रहता है, तो ये तो सिर्फ एक योक है, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है योक का काम क्या होता है, योक का जो काम है वो क्या होता है डीसी जनरेटर में। तो देखिए आपको बता दें ये जो है सुरक्षा देता है योक, जैसे ये बॉडी जो है वो सुरक्षा करता है और चुंबकीय फील्ड को जो है इसी के अंदर रहने देता है, ये बाहर नहीं जाने देता। तो ये एक योक है जिसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, योक या फ्रेम डीसी जनरेटर का। अब अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, 4, 6, 8 या 12, कितने समांतर रास्ते होते हैं। यहाँ पे ये पूछ रखा है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो 8 समांतर रास्ते होते हैं। कितने समांतर रास्ते होते हैं, 8 समांतर रास्ते होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे डीसी जनरेटर, एसी मोटर, ये सब से आपको देखने को ज़्यादातर सवाल मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेटर से रिलेटेड डीसी जनरेटर के भाग का नाम फिर से पूछ रखा है। ये जो है डीसी जनरेटर से भाग का नाम है, तो आप लोग बता दीजिए इसका नाम क्या है, साइंड एंड प्लेट्स है या पोलसू लेमिनेशन है या कम्यूटेटर खंड है या आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, कौन है ये बताइए। 4 ऑप्शन है, आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, तो आपको बता दी ये जो है ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। देखिए जो इंटरपोल होता है आप लोगों ने देखा होगा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल होता है, हालांकि प्रैक्टिकल में आप लोगों को कराया गया होगा तो आप लोग देखे होंगे। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं या आर्मेचर के साथ समांतर में या शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं या शंट फील्ड के साथ समांतर में, कैसे जुड़े होते हैं बताइए। तो देखिए आपको बता दें जो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, किसमें, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है,
कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शॉर्ट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये पूछ रखा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शॉर्ट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। क्या वो लॉन्ग शन कंपाउंड होगा या संचय यौगिक या विभेदक यौगिक या लघु शन कंपाउंड होगा, कौन होगा? तो देखिए वो जो है कंपाउंड जनरेटर का वो नाम क्या होगा यदि शॉर्ट फील्ड आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो कंपाउंड होगा लघु संठ यौगिक होगा। क्या होगा? लघु संठ यौगिक होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और पार्ट बाय पार्ट जो है हम बनाते रहेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, इससे आगे वाला जो पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। और जितना जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग तैयारी कीजिए और हम वादे के साथ कहते हैं कि आप सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा, क्योंकि पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, बहुत से छात्र यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाए थे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो ITSKG स्टडी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम PDF देते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड करके पढ़ते रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, अपडेट भी देते रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और पर डे अब क्लास आएगा तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।